नमस्कार दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। हमने 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 17 है, जिसके अंतर्गत हम 25 क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रैक्टिस सेटों में हम 25 क्वेश्चन देखते हैं और उन 25 क्वेश्चनों का एक्स्ट्रा फैक्ट सहित सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारी एग्ज़ाम में आगामी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी की हो या रेलवे की हो, उनमें सभी में ये प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें इंडिया की जीके जीएस पूछी जाती है। तो हम आज के प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 अक्टूबर 2023 में किस संगठन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पेश किया है? CBAM पेश किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है यूरोपीय संघ ने। किसने? यूरोपीय संघ ने पेश किया है। इसके बारे में देख लेते हैं हम। यूरोपीय संघ ने CBAM पेश किया है। यह महत्वपूर्ण जलवायु उपाय है। CBAM एक महत्वपूर्ण जलवायु उपाय है जो यूरोपीय संघ में आयात होने वाली कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है और कार्बन रिसाव को रोकना है, ताकि जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निशानेबाजी के खेल से जुड़ा है? कौन से खेल से? निशानेबाजी के खेल से जुड़ा है। तो ये कौन जुड़ा है? डी गुकेश तो शतरंज से है, मिताली राज क्रिकेट से है और मनु भाकर जुड़ा है। कौन? मनु भाकर जुड़ा है इससे। क्या? निशानेबाजी से। मनु भाकर का प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज है, जो मुख्य रूप से 10 मीटर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भाग लेते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक जीते। पेरिस ओलंपिक सहित कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधित्व कर चुकी है। उनकी यह उपलब्धि भारतीय खेलों में निरंतरता और अनुशासन और अथक मेहनत का एक स्पष्ट उदाहरण है। अब हम देखते हैं, जो भी कोई भी किसी खेल से संबंधित है और उनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, उन सभी को आज क्या इस वीडियो में देखते हैं हम इस क्वेश्चन के साथ। अब हम पहले हमारे क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। निम्नलिखित में से हमारा क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा निशानेबाज खेल से संबंधित है? तो वो कौन था? मनु भाकर। हमने ये तो देख लिया। अब हम सभी विकल्पों का विश्लेषण करते हैं। डीकू केस कौन है? जो शतरंज खेल से संबंधित है। इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है? यह भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। कौन? डीकू केस भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने हाल ही में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा और विश्व शतरंज चैंपियनशिप की सबसे युवा चैलेंजर बने हैं। अगला है मनु भाकर। कौन? दूसरा ऑप्शन था हमारा मनु भाकर, जो किस खेल से संबंधित था? निशानेबाज से, जो हमारा सही था। महत्वपूर्ण तथ्य है इससे, ये हरियाणा की रहने वाला है। कौन रहने वाली है? मनु भाकर हरियाणा की रहने वाली है और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट से में प्रतिस्पर्धा करती है। इन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और ISSF वर्ल्ड कप में भारत के लिए कई पदक जीते हैं। अब मिताली राज को देख लेते हैं। मिताली राज किससे संबंधित है? महिला क्रिकेट से। कौन? मिताली राज महिला क्रिकेट से संबंधित है। यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। किसके? मिताली राज के। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसका है? मिताली राज का। इन्हें लेडी सचिन भी कहा जाता है। मिताली राज को लेडी सचिन भी कहा जाता है। दीपा कर्माकर किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से। किससे? जिम्नास्टिक से संबंधित है। जिम्नास्टिक खेल।
महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह ओलंपिक रियो 2016 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक है, जहां से चौथे स्थान पर रही थी। वे प्रसिद्ध प्रोडुनोवा वोल्ट को सफलतापूर्वक करने वाली चुनिंदा जिम्नास्टिक में से एक है। अब हम कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तीरंदाजी से कौन कौन संबंधित है? तीरंदाजी से देखते हैं पहले। दीपिका कुमारी। कौन? दीपिका कुमारी है पूर्व विश्व नंबर 1। क्या? पूर्व विश्व नंबर 1 तीरंदाजी है। अतुन अतनु दास प्रसिद्ध पुरुष तीरंदाज। अतनु दास है प्रसिद्ध पुरुष तीरंदाज। शीतल देवी बिना हाथों के तीरंदाजी करने वाली दुनिया की पहली महिला पैरा तीरंदाज। अद्भुत रिकॉर्ड परीक्षा। ज्योति सुरेखा वेनन। कौन? ज्योति सुरेखा वेनन कौन है? कंपाउंड तीरंदाजी की स्टार खिलाड़ी है। कौन? कंपाउंड तीरंदाजी की स्टार खिलाड़ी। अगले है एथलेटिक्स। कौन सा? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स से कौन कौन संबंधित है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, ओलंपिक और विश्व चैंपियन है। किशोर जेना भाला फेंक से संबंधित है। किससे? भाला फेंक से। अविनाश सांवले 30 मीटर स्पीड स्टीपल चेंज। क्या? 3000 मीटर स्पीड चेंज से संबंधित है। 30 मीटर बोल दिया गलती से। हिमा दास क्या है? हिमा दास है धावक। क्या? धावक है। इसे डिंग एक्सप्रेस। क्या? डिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। दूती चंद क्या है? धावक है। दूती चंद धावक है। पारुल चौधरी किससे संबंधित है? 5000 मीटर और स्टीपल चेंज धावक है। 5000 मीटर और स्टीपल चेंज धावक है। अगला है तेजिंदर पाल। क्या? तेजिंदर पाल सिंह तूर। तेजिंदर पाल सिंह तूर शॉट पुट। क्या? गोला फेंक से संबंधित है। अगला है बैडमिंटन। कौन सा? बैडमिंटन से कौन कौन संबंधित है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु भी बार बार पूछा जाता है कि ये कौन कौन से खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। कौन सी? पीवी सिंधु। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता है। लक्ष्य सेन पुरुष एकल स्टार। क्या? पुरुष एकल स्टार लक्ष्य सेन। सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष युगल की जोड़ी है। क्या? ये जोड़ी है जो पुरुष युगल की जोड़ी है। कौन कौन सी? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये सभी पुरुष युगल की जोड़ी है। दुनिया की नंबर 1 जोड़ी रही है। एच.एस. प्रणय। कौन? एच.एस. प्रणय किससे संबंधित? पुरुष एकल खिलाड़ी है। साइना नेहवाल भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी है। कौन? साइना नेहवाल। अगला है मुक्केबाजी से कौन कौन संबंधित है? निखत जरीन। कौन? निखत जरीन। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 बार विश्व चैंपियंस। कौन? 2 बार विश्व चैंपियंस है निखत जरीन। लवलीना बोरगोन। कौन? लवलीना बोरगोन टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता। कौन? लवलीना बोरगोन टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता। मैरी कॉम 6 बार की विश्व चैंपियन। कौन? मैरी कॉम 6 बार की विश्व चैंपियन दिग्गज मुक्केबाज है। अमित पंघाल पुरुष मुक्केबाज है। कौन? अमित पंघाल पुरुष मुक्केबाज है। अगला है शतरंज खेल से कौन कौन संबंधित है, ये देखते हैं। आर प्रज्ञानंद युवा ग्रैंड मास्टर है। कौन? आर प्रज्ञानंद युवा ग्रैंड मास्टर है। वैशाली रमेश बाबू। कौन? वैशाली रमेश बाबू ये प्रज्ञानंद की बहन और प्रसिद्ध महिला ग्रैंड मास्टर है। विश्वनाथ आनंद। कौन? विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व चैंपियंस। अगला है कोनेरू हम्पी किससे? प्रसिद्ध महिला शतरंज खिलाड़ी। कौन? कोनेरू हम्पी प्रसिद्ध महिला शतरंज खिलाड़ी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्रिकेट से संबंधित देख लेते हैं कौन कौन संबंधित है। स्मृति मंदाना भारतीय महिला क्रिकेट स्टार। कौन? स्मृति मंदाना। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है।
शेफाली वर्मा। वर्मा क्या है? आक्रामक महिला ओपनर बल्लेबाज। क्या? शेफाली वर्मा आक्रामक महिला ओपनर बल्लेबाज है। अगला है हॉकी। हॉकी खेल से कौन कौन संबंधित है? हरमनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और ड्रैग फिल्कर। अगला है पी.आर. श्रीजेश। कौन सा? पी.आर. श्रीजेश पूर्व दिग्गज गोलकीपर। इन्हें द बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या? द वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? पी.आर. श्रीजेश को। अगला है सविता पूनिया। सविता पूनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व गोलकीपर है। कौन? सविता पूनिया भारतीय हॉकी टीम की पूर्व गोलकीपर है और कप्तान है। निशानेबाजी। निशानेबाजी से कौन कौन संबंधित है? शिफ्ट कोर समरा। कौन? शिफ्ट कोर समरा 50 मीटर राइफल और 3 पोजीशन में विश्व रिकॉर्ड धारक। कौन? 3 पोजीशन में विश्व रिकॉर्ड धारक। ऐश्वरी तोमर। ऐश्वरी तोमर पुरुष राइफल शूटर है। कौन? ऐश्वरी तोमर पुरुष राइफल शूटर है। अविनाश बनवाला। क्या? अनीश बनवाला। अनीश बनवाला 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटर है। क्या? 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटर है। ईशा सिंह। कौन? ईशा सिंह महिला पिस्टल शूटर है। ईशा सिंह महिला पिस्टल शूटर है। अगला है अभिनव बिंद्रा। कौन? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित? भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। कौन? भारत के पहले अभिनव बिंद्रा है भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। अगला खेल कौन सा है? कुश्ती। कुश्ती से कौन कौन से संबंधित है? अमित पंघाल। कौन? अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल उभरती हुई महिला पहलवान है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विनेश फोगाट से भी बार बार क्वेश्चन बनता। प्रसिद्ध महिला पहलवान है। बजरंग पूनिया से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान। रवि कुमार दहिया। ये तो चारों इम्पोर्टेंट है। इन पर चारों पर इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई सी भी एग्जाम क्यों ना हो। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता। अगला है अमन सहरावत। ये युवा उभरते हुए पुरुष पहलवान है। कौन? युवा उभरते हुए पुरुष पहलवान है। भारोत्तोलन। क्या? भारोत्तोलन मीराबाई चानू। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता है। कौन? 49 किलोग्राम वर्ग से संबंधित है। जेरेमी लाल रिनुंगा। क्या? जेरेमी लाल रिनुंगा कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक विजेता है। क्या? ये कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक विजेता है। अगला है टेबल टेनिस। कौन सा? टेबल टेनिस किससे संबंधित? टेबल टेनिस से कौन कौन संबंधित है? शरद कमल कॉमनवेल्थ गेम्स के दिग्गज खिलाड़ी और खेल रत्न पुरस्कार विजेता है। मनिका बत्रा भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है। अन्य महत्वपूर्ण खेल कौन कौन से? सुनील छेत्री किससे संबंधित है? फुटबॉल से। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व ऐतिहासिक कप्तान। लक्ष्य चहर या संजीत मुक्केबाजी है से संबंधित है। अदिति अशोक गोल्फ ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय गोल्फर। अगला है अनाहत सिंह स्क्वैश सबसे कम उम्र की उभरती हुई स्क्वैश सनसनी। सौरभ घोषाल स्क्वैश दिग्गज पुरुष खिलाड़ी है। हमने 50 देख लिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कब? दिसंबर 2024 में। तो एक कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल है। दिसंबर 2024 में पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अजय कुमार भल्ला को मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है जो राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। राज्य के प्रशासन, कानून व्यवस्था और संवैधानिक कार्यों के संचालन में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? ये करता है राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है।
और इसका सामान्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अब इसके बारे में हम सभी राज्यों के राज्यपाल, उनकी राजधानी, मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश और वहाँ की लोकसभा और विधानसभा सीट कितनी कितनी है, ये सब देख लेते हैं। अब हम सभी राज्यों से संबंधित पूरी जानकारी ले लेते हैं। हमारा पहला है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। कौन सी? अमरावती। राज्यपाल कौन है? जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। कौन? जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर। कौन? जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से संबंधित। इसमें विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट है 175 है, लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट 11 है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। कौन से? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। राज्यपाल कौन सा है? लेफ्टिनेंट जनरल कवल्य त्रिविक्रम परनाइक है। इस यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। कौन? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस आशुतोष कुमार। क्या? जस्टिस आशुतोष कुमार है और गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंधित है। इसकी सीट, विधानसभा सीट कितनी है? 60 है और लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 है यहाँ से। अगला है असम। असम से देखते, असम की राजधानी है दिसपुर। क्या? असम की राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। कौन? हिमंता बिस्वा शर्मा। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस आशुतोष कुमार। कौन? जस्टिस आशुतोष कुमार है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में बैठता है। कौन सी जगह? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। सीट, विधानसभा सीट है 126। कितने? 126 विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट है 14। कितनी? लोकसभा सीट 14। राज्यसभा सीट 7 है। राज्यसभा सीट 7 है। बिहार को देखते हैं। बिहार की राजधानी है पटना। कौन? बिहार की राजधानी है पटना। राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हसनैन, सेवानिवृत्त है। मुख्य न्यायाधीश सम्राट चौधरी। कौन? सम्राट चौधरी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस के विनोद चंद्रन। पटना उच्च न्यायालय में स्थित है। कौन सी जगह? पटना उच्च न्यायालय में। सीट, विधानसभा सीट है 243। कितनी? 243 विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट 40 है और राज्यसभा सीट कितनी है? 16 है। कितनी? राज्यसभा सीट 16। छत्तीसगढ़ की देखते। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। कौन? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के राज्यपाल है रमेश डेका। क्या? रमेश डेका यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। कौन? विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री है और मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस रमेश सिन्हा। कौन? जस्टिस रमेश सिन्हा, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बैठता है। यहाँ की विधानसभा सीट कितनी है? 90 विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट 11 है और राज्यसभा सीट है 5। 90, 11, 5 यहाँ की सीट है। अगला है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। क्या? गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ की राज्यपाल कौन है? पुष्पापति अशोक गजपति राजू। क्या? कौन? पुष्पापति अशोक गजपति राजू। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस श्री चंद्रशेखर। कौन? जस्टिस श्री चंद्रशेखर, बॉम्बे उच्च न्यायालय से संबंधित है। और यहाँ की सीट देखते, विधानसभा सीट 40 है, लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 है। गुजरात को देखते, गुजरात की राजधानी कौन सी है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कौन? गांधीनगर। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। क्या? यहाँ का राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। यहाँ का मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस श्रीमती सुनीता अग्रवाल। कौन? जस्टिस श्रीमती सुनीता अग्रवाल है, गुजरात उच्च न्यायालय। अगला है, इसमें सीट कितनी है? सीट है 182 विधानसभा सीट है, 26 लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है 11।
कितनी राज्यसभा सीट 11, लोकसभा सीट 26 और विधानसभा सीट है 182। अगला है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। कौन सी? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और राज्यपाल असीम कुमार घोष है। कौन? प्रोफेसर असीम कुमार घोष है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कौन? नायब सिंह सैनी। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस गुरमीत सिंह संगावालिया। कौन? संगावालिया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का है। सीट विधानसभा सीट है 90। इसमें विधानसभा सीट 90 और लोकसभा सीट कितने? 10 और राज्यसभा सीट कितने? 5। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। कौन सी? शिमला राजधानी है। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है कविंद्र गुप्ता। कौन? कविंद्र गुप्ता यहाँ के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस गुरमीत सिंह संगवालिया, जो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है। सीट देखते हैं। यहाँ की विधानसभा सीट है 68, लोकसभा सीट है 4 और राज्यसभा सीट कितने? 3 है। राज्यसभा सीट है 3। झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। क्या? झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। कौन? संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कौन? हेमंत सोरेन यहाँ के राज्यपाल है, वो मुख्यमंत्री है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक, झारखंड उच्च न्यायालय से संबंधित है। अगला देखते हैं इसमें सीट कितनी कितनी। यहाँ सीट है विधानसभा सीट है 81, लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 6। कितनी? राज्यसभा सीट 6 है। अगला देखते हैं हम कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। क्या? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और यहाँ की राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कौन? थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? DK शिव कुमार। कौन? DK शिव कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। और मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस विभाव बाकरू। क्या? जस्टिस विभाव बाकरू कर्नाटक उच्च न्यायालय में बैठता है। अगला है सीट कितनी है इसमें। क्या? सीट है विधानसभा 224 है, लोकसभा है कितनी? लोकसभा है 28 और राज्यसभा 12 है। केरल। केरल को देखते हैं हम। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। कौन सी? तिरुवनंतपुरम। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर यहाँ की राज्यपाल है। VD सतीशन। क्या? VD सतीशन यहाँ की मुख्यमंत्री। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सोमेन सेन। कौन? जस्टिस सोमेन सेन केरल उच्च न्यायालय से संबंधित है। अगला है सीट देख लेते हैं। 140 विधानसभा सीट है और लोकसभा सीट है 20 और राज्यसभा सीट कितनी है? 9। यहाँ की राज्यसभा सीट 9 है, 20 लोकसभा सीट और 140 विधानसभा सीट। अगला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। क्या? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। कौन? मंगूभाई छगनभाई पटेल। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस संजीव सचदेवा। कौन? जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की है। सीट विधानसभा सीट देखते हैं। 230 विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट 29 है और राज्यसभा सीट है 11। कितनी? राज्यसभा सीट है 11। अगला है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। कौन सी? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कौन? देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस श्री चंद्रशेखरन। कौन? जस्टिस श्री चंद्रशेखरन बॉम्बे उच्च न्यायालय से संबंधित है। अगला है सीट कितने? विधानसभा सीट है 288। कितनी? 288 विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट है 48। कितनी? लोकसभा सीट 48। राज्यसभा सीट है 19। कितनी? राज्यसभा सीट 19 है। अब अगला है मणिपुर। कौन सा? मणिपुर के बारे में देखते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। कौन? राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद। कौन? युमनाम खेमचंद यहाँ के मुख्यमंत्री है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस
एम सुंदरन कौन, जस्टिस एम सुंदरन, जो मणिपुर उच्च न्यायालय में बैठता है। सीट कितने है यहाँ, सीट है विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। अगला है मेघालय। मेघालय के बारे में देखते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। राज्यपाल कौन है, विजय शंकर कौन, CH विजय शंकर। मुख्यमंत्री कौन है, कॉनराड के संगमा कौन, कॉनराड के संगमा। मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस श्रीमती रेवंती प्रसाद मोहित डेरे। मेघालय उच्च न्यायालय संबंधित है। अगला है सीट देखते हैं इसकी। विधानसभा सीट है 60, कितनी विधानसभा सीट 60 है। लोकसभा सीट 2 है इसकी, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट 1 है। अगला है मिजोरम। मिजोरम के बारे में देखते हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है, कौन सी, आइजोल। क्या मिजोरम की राजधानी आइजोल है। राज्यपाल जनरल डॉक्टर विजय कुमार है। कौन, डॉक्टर विजय कुमार सेवानिवृत्त है। मुख्यमंत्री कौन है, लाल दुहोमा कौन, लाल दुहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ की मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस आशुतोष कुमार। कौन, जस्टिस आशुतोष कुमार, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में बैठते। सीटें देखते, विधानसभा सीट 40 है, लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट भी 1 है। अगला है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कौन सी है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और यहाँ के राज्यपाल है नंद किशोर यादव। कौन, नंद किशोर यादव। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। कौन, नेफ्यू रियो। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस आशुतोष कुमार। कौन, जस्टिस आशुतोष कुमार, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अगला है इसकी सीट देखते हैं। विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट 1 है। अगला राज्य है ओडिशा। कौन सा, ओडिशा। ओडिशा की राजधानी कौन सी है, भुवनेश्वर। राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल है डॉक्टर हरिबाबू कम्बमपति। कौन, हरिबाबू कम्बमपति। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी। कौन, मोहन चरण मांझी। मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस हरीश टंडन। कौन, जस्टिस हरीश टंडन, उड़ीसा उच्च न्यायालय में बैठता है। सीट है विधानसभा सीट है 147 और लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट कितने, राज्यसभा सीट है 10। अगला है पंजाब। पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब की राजधानी कौन सी, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और यहाँ की राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया। पंजाब के राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत सिंह मान। कौन, भगवंत सिंह मान है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस गुरमीत सिंह संगवालिया। कौन, जस्टिस गुरमीत सिंह संगवालिया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक ही है। अगला सीट कितने, विधानसभा सीट 117 और लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7। अगला राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कौन सी, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जो वहाँ के राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ किशनराव वागड़े। कौन, हरिभाऊ किशनराव वागड़े। मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा। मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस अरुण बंसाली। यहाँ के मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस अरुण बंसाली। और सीट कितने, विधानसभा सीट है 200, लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 10। अगला है सिक्किम। सिक्किम के बारे में देखते हैं। सिक्किम की राजधानी कौन सी, गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है और मुख्यमंत्री PS गोले। कौन, PS गोले। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। अगला है मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस विश्वनाथ सोमांथर सिंह। सिक्किम उच्च न्यायालय की सीट कौन सी, विधानसभा सीट 32 है, लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट 1 है। अगला तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई राजधानी है और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय। कौन, सी जोसेफ विजय यहाँ के मुख्यमंत्री। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कौन, जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। मद्रास उच्च न्यायालय से संबंधित है। यहाँ की विधानसभा सीट कितने हैं, 234 विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट 39 है और राज्यसभा सीट है 18। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। क्या, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है।
इसके बारे में अगला है, राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला। कौन? शिव प्रसाद शुक्ला यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी। कौन? ए रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस आलोक आराध्य। कौन? जस्टिस आलोक आराध्य यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, जो तेलंगाना उच्च न्यायालय में बैठता है। और यहाँ की सीट, विधानसभा सीट 119, लोकसभा सीट 17 है और राज्यसभा सीट 7 है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नेल्लू। कौन? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। यहाँ के मुख्यमंत्री है डॉक्टर मानिक शाह। कौन? डॉक्टर मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस अपरेश कुमार सिंह। कौन? जस्टिस अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के हैं। अगला सीट देखते हैं। यहाँ की विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। और उत्तर प्रदेश के देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। कौन? आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस अरुण बंसाली। कौन? जस्टिस अरुण बंसाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित है। सीटें कितनी है? विधानसभा सीट 403 है, लोकसभा सीट 80 है और राज्यसभा सीट 31 है। अगला उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। कौन सी? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त है। और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन? पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस ऋतु भारी। कौन? जस्टिस ऋतु भारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के। सीट कितने? विधानसभा सीट 70, लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीट है 3। अगला है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। R.N. रवि यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल है। R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल है। और शुभेंदु अधिकारी यहाँ के मुख्यमंत्री। शुभेंदु अधिकारी यहाँ के मुख्यमंत्री। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सुजोय पॉल। कौन? जस्टिस सुजोय पॉल कलकत्ता उच्च न्यायालय के। अगला है सीट कितने? यहाँ की सीट है 294 विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट 16। तो हमने सभी राज्यों के पहले तो राज्यपाल देखा है, फिर राजधानी, राज्यपाल, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश, वहाँ के मुख्यमंत्री और विधानसभा सीट, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट, ये सभी राज्यों की डिस्कस कर लिए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दिसंबर 2024 में SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राम मोहन राव अमारा। कौन? राम मोहन राय अमारा। दिसंबर 2024 में राम मोहन राव अमारा को भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और प्रबंध निदेशक के रूप में बैंक की महत्वपूर्ण परिचालन, वित्तीय नीतियां, डिजिटल बदलाव और रणनीतिक जिम्मेदारियों का प्रभावी प्रबंधन करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किस नियुक्त किया गया? ये किस नियुक्त किया गया? ये किया गया पर्वतनेनी हरीश। कौन? पर्वतनेनी हरीश। अगस्त 2024 में अनुभवी राजनयिक पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। वे संयुक्त राष्ट्र में भारत की हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक मंच में भारत की विदेश नीति और शांति प्रयासों और सतत विकास को महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण बताते हैं। अब हम संयुक्त राष्ट्र UN से संबंधित आने वाले सभी क्वेश्चनों को एक ही बार में देख लेते। भारत का ऐतिहासिक संबंध वगैरह सब देखते हैं। हम पहले देखते हैं भारत और संयुक्त राष्ट्र का रिश्ता। भारत और संयुक्त राष्ट्र का रिश्ता बेहद पुराना और मजबूत रहा है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है।
पहला सदस्यता, संस्थापक सदस्य। भारत संयुक्त राष्ट्र के उन मूल 51 देशों में शामिल था। कितने? 51 देशों ने शुरुआत में इस हस्ताक्षर किया था, उनमें भारत शामिल था, जिन्होंने 1945 के इसके गठन के समय संयुक्त राष्ट्र चार्टर, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। ध्यान देने की बात यह है कि भारत 1947 में आज़ादी मिली थी, लेकिन वह 1945 से ही यूएन का सदस्य। भारत को 47 में तो आज़ादी मिली थी और एक 1945 से ही उसका सदस्य है यूएन का। अगला है उपनिवेशवाद का विरोध। क्या? उपनिवेशवाद का विरोध। इससे संबंधित उपनिवेशवाद का विरोध देखते, भारत ने यूएन के मंच में हमेशा दुनिया भर में उपनिवेशवाद और रंगभेद जैसे दक्षिण अफ्रीका में था का कड़ा विरोध किया। यहाँ शांति सेना भेजी थी भारत ने। भारत शांति सेना भेजता है। शांति सेना संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेना भेजने के मामले में भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। अगला है यूएन में भारत की सदस्यता और महत्वपूर्ण पद। संयुक्त राष्ट्र भारत ने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है और बड़े पदों पर काम किया है। सुरक्षा परिषद। क्या? सुरक्षा परिषद में भारत की स्थिति। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थिति देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दो तहत के सदस्य होते हैं। दो तरह के सदस्य होते हैं। एक तो होता है स्थायी सदस्य और एक होता है अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य में 5 देश आते हैं। कौन कौन से? एक है अमेरिका, यूएसए, दूसरा है ब्रिटेन और तीसरा है फ्रांस, चौथा है रूस और पांचवा है चाइना। कौन सा? चीन। ये 5 देश स्थायी सदस्य हैं। इनके पास वीटो पावर होती है। क्या? वीटो पावर होती है। इसका भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन स्थायी सदस्य के लिए पुरजोर दावा पेश करता रहा है। वीटो पावर क्यों होती है कि इनमें से कोई किसी भी सदस्य कोई भी संशोधन या कोई भी मामला हो, उसमें अगर इनमें से कोई भी सदस्य नट जाए तो वह काम नहीं होगा। वीटो पावर इनके पास है। तो अस्थायी सदस्य देखते हैं। अस्थायी सदस्य ये 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। कितने? 2 साल के लिए चुने जाते हैं। एक बार अस्थायी सदस्य चुना गया तो वो 2 साल के लिए रहेगा। अब तक भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। कितनी बार? 8 बार अब तक अस्थायी सदस्य रह चुका है। सबसे नवीनतम कार्यकाल कौन सा था? 21-22 का। कौन सा? 21-22 में, हाल ही में 2021-22 में इसका कार्यकाल खत्म हुआ है। अगला है बी, संयुक्त राष्ट्र में प्रमुख भारतीय और व्यक्तित्व और उनकी पद। विजय लक्ष्मी पंडित। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। यह भारत के लिए सबसे गौरवपूर्ण क्षणों में से एक था। वह 1953 में, कब? 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित, जो यूएन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नीदरलैंड के द हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के कई प्रतिष्ठित न्यायाधीश रहे हैं। कौन से में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की प्रतिष्ठित न्यायाधीश रहे हैं। वो कौन कौन है? सर वेनिगल नरसिंह राव। कौन? सर वेनिगल नरसिंह राव। नागेंद्र सिंह, जो आईसीजे के अध्यक्ष भी रहे। रघुनंदन स्वरूप पाठक। कौन? रघुनंदन स्वरूप पाठक। दलवीर भंडारी। कौन? दलवीर भंडारी वर्तमान में आईसीजे में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। अगला है शशि थरूर। कौन? शशि थरूर। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में संचार और जन सूचना के उप महासचिव के रूप में कार्य किया और 2006 में यूएन महासचिव के पद के लिए चुनाव भी लड़ा था। अगला है वर्तमान अपडेट।
इसमें देखते हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया था। ये हरीश को किया गया है। स्थायी प्रतिनिधि क्या होता है? यह न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत सरकार का मुख्य राजदूत होता है, जो यूएन के सभी मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है और देश का पक्ष रखता है। पर्वत नेनी हरीश से पहले हुई इस पद पर रुचिरा कंबोज तैनात थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ओडिशा सरकार द्वारा ओडिशा सरकार द्वारा सितंबर 2024 में शुरू की गई सुभद्रा योजना। कौन सी? सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को किस अवधि में कितने 50,000 रुपये प्राप्त किया जाता है? ये कौन सी अवधि में किया जाता है? ये किया जाता है 5 वर्ष की आयु में। कितने? 5 वर्ष की आयु वर्ष में। इसके बारे में देखते हैं हम। क्या? ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना। कौन सी? सुभद्रा योजना लाभार्थी को 5 साल, कितने? 5 साल के अवधि में 50,000 रुपये की वित्तीय, कौन सी? वित्तीय सहायता सीधे उसके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। और महत्वाकांक्षी योजना महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेश और राज्य की महिलाओं के आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख सरकारी पहल है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक खालिस्तान अभियान का आयोजन किया। तो ये कौन से अभियान चलाया था? स्वच्छता ही सेवा। कौन सा? स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता अनुसंधान विभाग ने 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया गया था। यह अभियान देश भर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों में सुधार लाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, जो उच्च स्वच्छ भारत मिशन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। जूडो प्लेटफॉर्म आमतौर पर किस आकार का होता है? कौन सा? जूडो प्लेटफॉर्म। तो ये होता है वर्गाकार का। कैसे आकार का? वर्गाकार का। जूडो प्रतियोगिता के लिए उपयोग किए जाने वाला प्लेटफॉर्म या मैट, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों में तादात्म्य भी कहा जाता है, आमतौर पर यह वर्गाकार आकार का होता है। यह खिलाड़ियों को सुरक्षित रूप से गिरने का दाव लगाने और तकनीकी अभ्यास के लिए कुशन सतह प्रदान करता है, जो खेल के नियमों के अनुसार निर्धारित है। इसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं। हम जूडो के बारे में देखते हैं। जूडो की पूरी जानकारी लेते हैं। कौन से? जूडो खेल की पूरी जानकारी लेते हैं। इसका मैदान का नाम होता है मैट। क्या? इसके मैदान का नाम मैट होता है। आयताकार आकार कौन सा होता है? वर्गाकार। कौन सा? वर्गाकार मैदान होता है। इस मैदान की माप न्यूनतम 14x14 होती है। क्या? 14x14, 14.14 मीटर। कितनी? 14.14 मीटर होती है। अधिकतम 16, कम से कम तो 14 और अधिकतम 16x16 होती है। इसके अंदर एक कॉम्बैट एरिया, कौन सा? कॉम्बैट एरिया होता है, जो 8x8 से 10x10 का होता है। क्रिकेट देखते हैं। कौन सा? क्रिकेट। क्रिकेट के मैदान को क्या कहते हैं? पिच या फील्ड कहा जाता है। क्रिकेट के मैदान को पिच या फील्ड कहा जाता है। इसका आकार कैसा होता है? पिच आयताकार होता है। क्या? आयताकार। पूरा मैदान अंडाकार होता है। पिच तो आयताकार होता है और पूरा मैदान कैसा होता है? अंडाकार। ये पिच होता है जिसमें खिलाड़ी खेलता है। इधर की दोनों साइड गिल्ली होती है पिच में, और इसके चारों तरफ अंडाकार का होता है। किस प्रकार का? अंडाकार।
अंडाकार मैदान होता है, इस प्रकार अंडाकार। अब इसके मैदान के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। माप, पिच की माप क्या होती है? लंबाई 22 गज होती है। कितनी? 22 गज लंबाई होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मीटर कितनी होती है? 22 या तो 22 गज, और मीटर में पूछे तो कितनी होती है? 20.12 मीटर। कितनी? 20.12 मीटर। और चौड़ाई कितनी होती है? 10 फीट। कितनी? 10 फीट या 3.05, क्या 3.05 मीटर होती है। अन्य जानकारी, बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8 फीट 8 इंच होती है। क्या? बॉलिंग क्रीज की लंबाई होती है 8 फीट 8 इंच होती है। फुटबॉल, फुटबॉल देखते हैं। फुटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? फील्ड या पिच। क्या? फील्ड या पिच। आकार होता है आयताकार। कैसा? आयताकार। माप, अंतर्राष्ट्रीय लंबाई 100 मीटर से 100 लंबाई 100 से 110 मीटर और चौड़ाई 64 से 75 मीटर होती है। कितनी? 64 से 75 मीटर होती है। गोल्फ, गोल पोस्ट, गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 7.32 मीटर। कोई कितनी? 7.32 मीटर और 24 फीट या 24 फीट। ऊंचाई होती है 2.4 मीटर। कौन? कितनी? 2.4 मीटर। 8 फीट, जिसे 8 फीट भी कहा जाता है। फीट में पूछे तो 8 फीट। हॉकी, हॉकी देख लेते हैं। हॉकी का मैदान क्या कहलाता है? हॉकी का मैदान फील्ड कहलाता है। कौन सा? फील्ड। इसका मैदान भी आयताकार होता है। कैसा? आयताकार होता है। माप, लंबाई कितनी होती है? 91.4 मीटर। गज में होता, गज में 100 गज होता है। और चौड़ाई होती है 55 मीटर या 60 गज। गोल पोस्ट, गोल पोस्ट होता है, चौड़ाई होती है 3.66 मीटर और ऊंचाई होती है 2.14 मीटर। अगला खेल है कबड्डी। कबड्डी कहाँ खेला जाता है? मैदान का नाम क्या है? कोर्ट पर खेली जाती है। और इसका आकार कैसा होता है? आयताकार आकार होता है। माप, पुरुषों के लिए 13 बाई 10 मीटर और महिलाओं के लिए, महिला जूनियर के लिए 12.8 मीटर। कितने? 12.8 मीटर। अगला है अन्य जानकारी। लोम्बी की चौड़ाई 1 मीटर होती है। कितनी? लोबी की चौड़ाई 1 मीटर होती है। खो खो, खो खो का मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। खो खो के मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। इसका आकार भी आयताकार होता है। कैसा? आयताकार होता है। और माप, कुल मैदान 27.16 मीटर का होता है। और अन्य जानकारी, पोल से पोल की दूरी 24 मीटर की होती है और मैदान में 8 क्रॉस लेन होती है। कितनी? 8 क्रॉस लेन होती है। अगला है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का मैदान कैसा होता है? मैदान का नाम क्या होता है? कोर्ट। मैदान कैसा होता है? आकार आयताकार होता है। माप, माप होता है लंबाई 8 मीटर। कितनी? 18 मीटर है। 8 मीटर नहीं, 18 मीटर है। चौड़ाई 9 मीटर है। ये दोनों 9 के हिस्सों में बटा होता है। क्या? यहाँ वह दोनों 9 के हिस्सों में बटे होते हैं। नेट की ऊंचाई, नेट की ऊंचाई कितनी होती है? नेट की ऊंचाई होती है पुरुष के लिए 2.43 मीटर। कितनी? 2.43 मीटर और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। अगला है बास्केटबॉल। कौन सा? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के बारे में देखते हैं। मैदान का नाम क्या होता है? कोर्ट। मैदान का नाम कोर्ट होता है और आयताकार। मैदान कैसा होता है? आयताकार मैदान होता है। आकार और माप, माप होती है लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई होती है 15 मीटर। कितनी? 28/15। रिंग की लंबाई, ऊंचाई कितनी होती है? रिंग की ऊंचाई होती है जमीन से 3.05 मीटर 10 फीट। क्या? 3.05 मीटर या 10 फीट होती है। बैडमिंटन, बैडमिंटन अगला मैदान कौन सा? बैडमिंटन। बैडमिंटन मैदान का नाम कोर्ट और आकार कैसा होता है? आयताकार आकार होता है। यहाँ के माप, डबल्स के लिए 13.40 मीटर और 13.40 मीटर से 6.10 मीटर। सिंगल के लिए 13.40 से 5.18 मीटर। नेट की ऊंचाई होती है किनारों पर 1.5 मीटर और
5 फीट 1 इंच और केंद्र पे 1.524 मीटर 55 मीटर होती है, 1.5 मीटर। टेनिस, अगला खेल है टेनिस। टेनिस का मैदान कोर्ट आकार आयताकार और सिंगल के लिए 23.77 बाई 8.23 मीटर, डबल्स के लिए 23.77 बाई 10.97 मीटर। अगला है टेबल टेनिस। कौन सा? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के बारे में जानते हैं। मैदान का नाम होता है टेबल और आकार क्या होता है? आयताकार आकार होता है। माप होते हैं लंबाई 2.74 मीटर फीट में होता है 9 फीट। चौड़ाई होती है 1.525 मीटर 5 फीट। जमीन से ऊंचाई 76 सेमी। कितनी? 76 सेमी। अगला है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी का खेल मैदान कौन सा है? रिंग। आकार वर्गाकार। कौन सा? वर्गाकार आकार होता है। माप होता है रस्सियों के अंदर का घेरा न्यूनतम 4.9 बाय 4.9 का होता है। से अधिकतम कितना होता है? 6.1 बाय 6.1। अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए 6.1 मीटर होता है। कुश्ती। कुश्ती मैदान का नाम होता है मैट या रिंग। कौन सा? मैदान का नाम होता है मैट या रिंग। आयताकार वर्गाकार मैट के अंदर अंदर वर्गाकार मुकाबला होता है। कौन सा? वर्ताकार मुकाबला। आकार वर्गाकार मैट के अंदर वर्ताकार मुकाबला क्षेत्र होता है। माप मैट आमतौर पर 12 बाय 12 मीटर का होता है जिसके अंदर मुख्य मुकाबला क्षेत्र 9 मीटर व्यास का एक वर्त होता है। कितने? 9 मीटर व्यास का एक वर्त। एथलेटिक्स। एथलेटिक्स देखते हैं। मैदान का नाम होता है ट्रैक। आकार अंडाकार और माप का स्टैंडर्ड आउटडोर ट्रैक की लंबाई 4 मीटर की होती है। इसमें आमतौर पर 8 या 9 लेन होती है। प्रत्येक लेन की चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। कितने? 1.22 मीटर। अगला है बेसबॉल। कौन सा? बेसबॉल। बेसबॉल के मैदान का नाम क्या है? डायमंड या फील्ड। कौन सा? डायमंड या फील्ड इसका मैदान का नाम है। आकार कौन सा? डायमंड का आकार। यह असल में एक वर्गाकार इनफील्ड होता है जो कोनों पर टिका होता है। माप बेस के बीच की दूरी 90 फीट और 27.4 मीटर। कितनी? 27.4 मीटर होती है। रग्बी। कौन सा? रग्बी। रग्बी मैदान का नाम होता है पिच। कौन सा? रग्बी मैदान का नाम पिच और आकार आयताकार होता है। क्या? आकार आयताकार होता है। माप लंबाई अधिकतम 100 मीटर प्लस इन गोल क्षेत्र 10 से 22 मीटर। चौड़ाई 70 मीटर। अगला है गोल्फ। कौन सा? गोल्फ मैदान का नाम है गोल्फ कोर्स। कौन सा? मैदान का नाम है गोल्फ कोर्स। आकार कोई निश्चित आकार नहीं होता, प्राकृतिक परिदृश्य के अनुसार। माप एक मानक गोल्फ कोर्स में 9 से 18 होल्स होते हैं और 18 होल वाले कोर्स की दूरी लगभग 5000 से 7000 गज तक होती है। अगला है पोलो। पोलो मैदान का नाम है फील्ड। कौन सा? पोलो मैदान का नाम है फील्ड। आकार है आयताकार। ये सभी आउटडोर खेलों में सबसे बड़ा मैदान होता है। माप लंबाई 300 गज या 275 मीटर। चौड़ाई 160 गज या 146 मीटर अगर मैदान खुला हो। वाटर पोलो। वाटर पोलो देखते हैं। मैदान होता है पुल। क्या? कौन सा? पुल। पुल मैदान होता है और इसका आकार आयताकार होता है। इसके माप को देखते हैं। पुरुष के लिए 30 बाई 20 का और महिलाओं के लिए 25 बाई 20। पानी की गहराई न्यूनतम 1.8 मीटर होती है। कितनी? 1.8 मीटर गहराई होती है पानी की। अगला है हेडबॉल। कौन सा? हेडबॉल। हेडबॉल के बारे में देखते हैं। मैदान का नाम कोर्ट होता है। क्या? मैदान का नाम कोर्ट होता है। आकार आयताकार होता है और माप की लंबाई 40 मीटर। कितने? 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होती है। गोल्फ पोस्ट। कौन? गोल्फ पोस्ट 3 मीटर चौड़ा और 20 मीटर ऊंचा होता है। अब हमने 21वां है
विलियर्ड्स स्नूकर। कौन सा? विलियर्ड्स या स्नूकर। मैदान का नाम टेबल और आकार आयताकार। माप माप होती 12 फीट और बाई 6.11 फीट, लगभग 3.7 बाई 1.85 मीटर। इसकी ऊंचाई जमीन से करीब 2 फीट 9 इंच से 2 फीट 11 इंच होती है। अगला है स्क्वैश। कौन सा? स्क्वैश। मैदान का नाम कोर्ट, चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ, आकार आयताकार होता है। इसका आकार आयताकार होता है। माप सिंगल के लिए लंबाई 9.75 मीटर और चौड़ाई 6.40 मीटर होती है। तीरंदाजी। अगला है तीरंदाजी। मैदान का नाम टारगेट रेंज। कौन सा? टारगेट रेंज और आकार सीधा मैदान होता है। माप ओलंपिक दूरी तीरंदाजी से टारगेट की दूरी 70 मीटर होती है। कितनी? 70 मीटर होती है। टारगेट का व्यास 122 सेमी होता है। कितना? 122 सेमी होता है। अगला है निशानेबाजी। निशानेबाजी मैदान का नाम होता है रेंज और आकार रेखी। कौन सा? रेखी। माप प्रतियोगिताओं के आधार पर अलग अलग रेंज होती है। 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर और 300 मीटर। शतरंज। अगला है शतरंज। मैदान का नाम चेस बोर्ड। कौन सा? चेस बोर्ड और आकार वर्ताकार। इसकी माप होती है। इसमें कुल 64 छोटे वर्गाकार घर होते हैं और 8 बाई 8 का ग्रिड, जिसमें 32 सफ़ेद और 32 काले घर होते हैं। हमने ये देख लिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। भारत में हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? ये कब जीता था? 1928 में। कब? 1928 में। भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। यह भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग की ऐतिहासिक शुरुआत थी। इसके बाद भारतीय टीम ने लगातार कई दशकों तक ओलंपिक खेलों में अपना दबदबा बनाए रखा। हॉकी में वैश्विक मंच पर भारत को विश्व विजेता के रूप में स्थापित किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा खेल जेंटलमैन खेल के नाम से जाना जाता है? तो ये किस खेल को जाना जाता है? क्रिकेट को। क्रिकेट को पारंपरिक रूप से जेंटलमैन खेल के नाम से जाना जाता है। यह नाम खेल के नियमों, खेल की भावना और खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शित शिष्टाचार, अनुशासन और परस्पर सम्मान के कारण पड़ा है। हालांकि आधुनिक समय में खेल का स्वरूप बहुत बदल गया है, फिर भी इसका यह उपनाम खेल की मूल परंपरा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बास्केटबॉल। कौन से? बास्केटबॉल के खेल का आकार क्या होता है? तो एक कौन सा होता है? गोलाकार। कौन सा? गोलाकार। हमने अभी देखा है। बास्केटबॉल एक गोलाकार गेंद होती है। इसका पूर्ण गोलाकार होना खेल के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि यह कोर्ट पर सटीक तरीके से उछल सके। इसके ड्रिबलिंग कहा जाता है। साथ ही इसका आकार बास्केट के घेरे के अनुरूप होता है, इसके ताकि सटीक निशानेबाजी के दौरान गेंद आसानी से बास्केट में जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मेजर ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से। मेजर ध्यानचंद भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ियों में से एक है, जिन्हें हॉकी का जादूगर के रूप में विश्व भर में जाना जाता है। उसके अद्वितीय खेल कौशल, अद्भुत नियंत्रण नेतृत्व के कारण भारतीय हॉकी टीम ने कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। उसके सम्मान में उसके जन्मदिन को 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के खेल। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से दो राज्यों ने अप्रैल 2025 में संयुक्त रूप से नीलगिरी तैर। कौन सा? नीलगिरी तैर जनगणना आयोजित की थी। तो ये कौन कौन से राज्य ने की थी? केरल और तमिलनाडु ने। किसने? केरल और तमिलनाडु ने अप्रैल 2025 में संयुक्त रूप से नीलगिरी तैर
जनगणना आयोजित की थी। और नीलगिरी तहर जो पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजाति है के संरक्षण के लिए दोनों राज्यों ने सहयोग किया और इस संयुक्त प्रयास का उद्देश्य उसकी आबादी का सटीक डेटा प्राप्त करना और उसके पर्यावरण को सुरक्षित करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कौन से क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या है? जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितनी रामसर साइट स्थल है? तो ये 91। कितनी? 91। जुलाई 2025 तक भारत में 91 रामसर साइट है। रामसर साइट की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त है। भारत लगातार अपनी जैव विविधता और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए प्रयासरत है। समय समय पर नई आर्द्र भूमियों को इस सूची में शामिल किया गया जाता है जो पर्यावरण संतुलन और जल संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम नए रामसर स्थल जुड़े हैं उनको देख लेते हैं। अब हम जून 2026 तक के में भारत के कुल रामसर स्थल देखेंगे। कब तक? जून 2026 तक। जून 2026 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 100 हो चुकी है। कितनी? 100 हो चुकी है। और हमारी क्वेश्चन में कब तक की थी? जुलाई 2025 तक की। कितनी? जुलाई 2025 तक। अब कितनी बढ़ चुकी है? 9 बढ़ चुकी है। जब जिस पर बाद में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था तो वहाँ से लिया गया हमने। भारत का यह पूरे एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया और वैश्विक स्तर पर यूके और मैक्सिको के बाद तीसरा स्थान है। अब दूसरा वर्ष 2026 में जुड़े गए नए रामसर स्थल की सूची देखते हैं। वर्ष 2026 में अब तक जून 2026 तक कुल 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं जिन्होंने भारत के इन आंकड़ों को 100 तक पहुंचाया है। तो पहला देखते हैं पटना पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? पटना पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? पटना पक्षी अभ्यारण्य 97वां स्थल था। ये कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश। वो उत्तर प्रदेश के जिला कौन सा है? एटा जिला में। ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लग रहा है पटना समझ के बिहार तो ये आपका गलत हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी राजस्थान एसआई कौन से राजस्थान एसआई में पूछा गया था जिसमें अधिकतर बच्चों ने पटना देखकर बिहार लगाया है। कौन सा? बिहार। और वहाँ ऑप्शन में कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश और गुजरात था। तो वह ऑप्शन सही था। तो इसमें आगे देखते हैं इसकी घोषणा कब हुई? 2026 जनवरी 2026 में। विशेषता ये प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। अगला है छारी। कौन सा? छारी डंड वेटलैंड। कौन सा? छारी डंड वेटलैंड 98वां स्थल है। राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। घोषणा जनवरी 2026 में हुई। विशेषता देखते हैं। विशेषता यह कच्छ के कौन से? कच्छ के बनी घास के मैदान में स्थित एक अनोखा मौसमी जल क्षेत्र है जो कई दुर्लभ प्रजातियों को आश्रय देता। कितनी? कई दुर्लभ प्रजातियों को आश्रय देता है। सेका झील। सेका झील पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? सेका झील पश्चिम पक्षी अभ्यारण्य जो 99वां स्थल है। राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिला है। घोषणा 22 अप्रैल 2026। कब? 22 अप्रैल 2026 पृथ्वी दिवस के अवसर पर। अगला इसकी विशेषता देखते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर आने वाले प्रवासी पक्षियों जैसे बार हेडेड गुज के लिए एक मुख्य पड़ाव स्थल है। अगला है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुहरा ताल। कौन सा है? 100वां स्थल है। राज्य उत्तर प्रदेश बलिया जिला। कौन सा? बलिया जिला। घोषणा 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। कब? 5 जून को। आज ही इसकी घोषणा हुई है। कब? इसकी घोषणा कल हुई है 5 जून 2026 को। विशेषता इसे स्थानीय स्तर पर सुहरा ताल के नाम से जाना जाता है। इसकी
जुड़ते ही भारत में रामसर स्थलों का अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? किस भारतीय शहर ने महिला प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल मैच की मेजबानी की थी? तो ये किसने की थी? मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। महिला प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल मैच की मेजबानी मुंबई शहर ने की। यह आयोजन महिला क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता पर प्रतिभावान खिलाड़ियों को मिले मंच को दर्शाता है। टूर्नामेंट में सफल आयोजन में भारत में महिला खेलों के प्रति जनता के उत्साह और क्रिकेट बुनियादी ढांचे की बुनियादी सिद्ध किया है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? खालिस्तान पुरुष और महिला के लिए अंडर 23 अंडर 23 राष्ट्रीय वॉलीबॉल बास्केटबॉल चैंपियनशिप असम में आयोजित की गई थी। तो ये कौन सी थी? ये थी पहली थी। कौन सी? पहली। इसके बारे में देखते हैं। असम में आयोजित U23 राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रथम संस्करण था। इसके तहत टूर्नामेंट युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मौका प्रदान करते हैं। यह आयोजन देश में बास्केटबॉल के विकास को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए है, ताकि भविष्य के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सही समय पर पहचान किया जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। लद्दाख का कौन सा लोक नृत्य लेह के में किया जाता है और उससे पहले घुड़दौड़ होती है? तो ये कौन सा है? कोसन नृत्य। कौन सा? कोसन नृत्य। लद्दाख का कोसन लोक नृत्य लेह के मुख्य रूप से किया जाता है। इस नृत्य की एक विशिष्ट और दिलचस्प विशेषता यह है कि इसे करने से पहले पारंपरिक रूप से घुड़दौड़ का आयोजन किया जाता है। यह लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक उत्सवों का सामुदायिक मेलजोल का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? जुलाई 2025 तक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास निम्नलिखित में से कौन सा CPSC दर्जा है? तो ये कौन सा है? महारत्न का। किसका? महारत्न का दर्जा है। जुलाई 2025 तक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के पास महारत्न का दर्जा है। महारत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों को प्रदान किया जाता है जो वित्तीय रूप से बेहद मजबूत है। यह दर्जा उन निवेश, वैश्विक विस्तार और व्यावसायिक निर्णयों में अधिक परिचालक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे वे आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? नंबर 1 है लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि करना और 2 है डेटा संचालित निर्णय समर्थक प्रणाली विकसित करना। तो इसका कौन सा है? ओनली 2। कौन सा? ओनली 2। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 का मुख्य लक्ष्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना और कार्यकुशलता बढ़ाना है। इसलिए पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, क्योंकि यह नीति डेटा संचालित निर्णय समर्थक प्रणाली विकसित करने पर जोर देता है, ताकि आपूर्ति श्रृंखला को अधिक आधुनिक और पारदर्शी, तेज और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 भारतीय संसद द्वारा खालिस्तान में पारित किया गया। तो ये कब किया गया? ये किया गया मई 2005 में। कब? मई 2005 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम 2005 भारतीय संसद द्वारा मई 2005 में पारित किया गया था। यह 2006 में प्रभावी हुआ और
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेशों को आकर्षित करना है, रोजगार के अवसर पैदा करना और देश की आर्थिक गतिविधियों के लिए एक अनुकूल और कर मुक्त व्यापार वातावरण तैयार करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, इसमें से किस राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 100 मिलियन से अधिक थी? तो ये किसकी थी? बिहार की थी। किसकी? बिहार की, जो 10 करोड़ से अधिक थी। 100 मिलियन या 10 करोड़ से अधिक। तो हमने जनसंख्या या जनगणना का टॉपिक अलग से कंप्लीट किया है, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से पूरी जनगणना पढ़ सकते। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए। इसके बारे में देखते। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 100 मिलियन 100 करोड़ से 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। उस समय बिहार भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक था। जनसंख्या घनत्व और विकास दर के मामले में भी बिहार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, जो राज्य के सामाजिक आर्थिक नीतियों के लिए आधार बना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में अप्रतिस्पर्धी का क्या अर्थ है? अप्रतिस्पर्धी का अर्थ है एक व्यक्ति का उपयोग दूसरे उपयोग को कम नहीं करता। कौन सा? एक व्यक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति के उपयोग को कम नहीं करता। इसके बारे में देखते। सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में अप्रतिस्पर्धी को होने का अर्थ है कि एक व्यक्ति द्वारा उस वस्तु का उपभोग करने से दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी उपलब्धता कम नहीं होती, यानी उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने से वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि सड़क की रोशनी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? उत्पादन प्रक्रिया में टूट फूट के संदर्भ में प्रतिस्थापन निवेश खालिस्तान के समान होता है। तो ये कौन सा होता है? पूंजी का मूल्यह्रास। अगर कोई भी सामान टूट फूट जाता है तो उसमें क्या होता है कि पूंजी का मूल्यह्रास होता है। उसको वापस जुड़वाने के लिए पूंजी का मूल्यह्रास होता है। किसका? पूंजी का मूल्यह्रास होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। उत्पादन प्रक्रिया में प्रतिस्थापन निवेश उस निवेश को कहा जाता है जो पुरानी, घिसी-पिटी या खराब हो चुकी मशीनों को पूंजीगत परिसंपत्तियों को बदलने के लिए किया जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से मूल्यह्रास के बराबर होता है, ताकि उत्पादन क्षमता स्थिर बनी रहे और कार्यकुशलता में कोई गिरावट न आए। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। उपनिषद में आत्मा शब्द का तात्पर्य खालिस्तान से। किसका? आत्मा शब्द का तात्पर्य खालिस्तान से है। तो इसमें क्या है? ये है आंतरिक और स्व सोल। कौन सा? आंतरिक व स्व सोल। उपनिषद में आत्मा शब्द का तात्पर्य व्यक्ति के आंतरिक व स्व सोल से है। उपनिषद दर्शन के अनुसार आत्मा व्यक्ति के भीतर स्थित एक परम तत्व जो नित्य और शाश्वत है। आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्मांडीय सत्य प्राण मूल्य एक ही है। अगला है, इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इससे संबंधित। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो हमारे इसमें चल रहा है, उपनिषद में आत्मा शब्द का तात्पर्य किससे है? तो ये किससे है? ये आंतरिक या आंतरिक स्व या सोल से है। ये SSC में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये SSC और NTPC में पूछा गया है। अगला है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कौन सा? उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
यह होता है पास बैठना या समीप बैठना, गुरु के समीप ज्ञान के लिए बैठना। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, उपनिषदों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? वेदांतों, क्योंकि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। अगला है प्रसिद्ध नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो ये कंठोपनिषद में। कौन से में? कंठोपनिषद में है। अगला है मुख्य या प्रमाणिक उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? कितनी? मुख्य और प्रमाणिक उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये 108, जिसमें से 11 या 13 मुख्य माने जाते हैं। अगला है 4 आश्रमों, कौन से 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषद में किया गया था? ये कौन से उपनिषद में किया गया है? ये जाबालोपनिषद में किया गया है। कौन से में? जाबालोपनिषद में। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा माना जाता है? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है बृहदारण्य उपनिषद। कौन सा? बृहदारण्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध कथन तमसो या माँ ज्योतिर्गम्य। कौन सा? तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मूल रूप से किस उपनिषद में मिलता है? ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद। इसके बाद अगला है वसुदेव कुटुंबकम। कौन सा? वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती ही मेरा परिवार है का उपदेश किस उपनिषद में से लिया गया है? ये महापनिषद में से लिया गया है। कौन से? महोपनिषद में से। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्या? ध्रुवसेन। कौन सा? ध्रुवसेन द्वितीय किस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था? तो ये कौन से का है? मैत्रक वंश का। कौन से? मैत्रक वंश का। ध्रुवसेन द्वितीय मैत्रक वंश के एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने सौराष्ट्र क्षेत्र में वल्लभी को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था। मैत्रक शासक विद्या, सांस्कृतिक और धर्म के मान रख सकते। उसके शासनकाल में वल्लभी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनना उभरा था, जो उस समय के इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इतना ही। हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कितने? 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चनों का इस प्रकार सॉल्यूशन किया है कि उनसे बनने वाले क्वेश्चन हमारी एग्जाम में कभी गलत ना हो। और हमने पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इन 25 क्वेश्चनों में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो जो कि हमें सॉल्यूशन नहीं करा गया है, तो उसका कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।